मैं श्याम जी से लिंक जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम उनसे जुड़ पाएँ एक बार फिर से। शायद आ गए क्या? हाँ, आ गए। एक मिनट में उनको जोड़ने की कोशिश करता हूँ। यस। जी भाई। सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत बहुत सॉरी, पर बीच में लिंक टूट गया हमारा। नहीं नहीं, वो तो शायद इंस्टाग्राम में ऐसा कुछ है कि 1 घंटे बाद ये कट जाता है और फिर 10 मिनट बाद मिलाना पड़ता है। ओहो। हाँ, तो नाट्यशास्त्र की चर्चा चल रही थी और मैं चाहता हूँ उसको और संक्षेप में कर दूं क्योंकि नहीं इंटरनेट नहीं, का। नाट्यशास्त्र से इम्पोर्टेंट है कि हम आपकी किताब के बारे में जानें जो अभी अभी आई है। तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट है कि उस किताब में क्या क्या है, क्योंकि मैंने आपके मुंह से सुना, औरों के मुंह से सुना। मैं जानना चाहूंगा कि उसमें आपने किन चीजों के बारे में लिखा है, क्या लिखा है। और एक बात और है कि जब हम इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं और साथ में, जैसे आपने पीएचडी कर रखा है, तो पढ़ाई के साथ साथ इंस्ट्रूमेंट जब चलता है तो कितने आगे ले जाता है। तो बहुत लोगों को भ्रम है ना, हम बजा रहे हैं तो पढ़ाई क्यों, किस लिए। तो पढ़ाई और हमें कितना आगे ले जाती है, कितना सपोर्ट करती है, उसके बारे में भी बताएं कि पढ़ाई का क्या योगदान होता है इन चीजों के साथ। देखिए, अ, संगीत मुख्य। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, बहुत अच्छे से आ रही। हाँ हाँ। संगीत मुख्य रूप से प्रैक्टिकल विषय वस्तु है, हम्म। प्रयोगात्मक। हम्म। लेकिन उसमें सिद्धांत का भी उतना ही आवश्यक है। और जी। उसका जो सैद्धांतिक पक्ष है, जैसे कि अगर हम लोग रागों की चर्चा करें, हम्म। तो अभी हम लोग जो राग गा रहे हैं या बजा रहे हैं उसकी चर्चा हमारे संगीत में कब से हुई है, ये हमको जी। सैद्धांतिक रूप से जानने को मिलेगा, हमको किताबों के रूप में जानने को मिलेगा। रागों की सबसे जी। पहले चर्चा कब हुई है, ये भी मतंग मुनि ने की है 9वीं हम्म। शताब्दी में। जी। तो ये, हालांकि सैद्धांतिक पक्ष हमेशा प्रायोगिक पक्ष के सब हम्म। पूरक होते हैं। और हम्म। पहले प्रायोगिक जरूरी है, उसके बाद सैद्धांतिक आता है। जो प्रयोग में होता है उसका सिद्धांत जी। बन जाता है। जी। लेकिन सिद्धांत को जानना भी बहुत जरूरी है। जो हमारे यहाँ जो परंपरा हम्म। से संगीत चला आ रहा है उसका कोई रिकॉर्डिंग तो नहीं मिलता, क्योंकि वो किताब लिखित रूप में मिलती है। आज हम लोग नाट्यशास्त्र की जी। बात कर रहे हैं, हम्म। तो नाट्यशास्त्र की बात क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि सिद्धांत भी बहुत जरूरी है, इसलिए हम लोग नाट्यशास्त्र की बात करते हैं। ये जानने की जी। कोशिश करते हैं कि इसकी जड़ कहाँ है। तो मैं किताब के ऊपर आता हूँ। जी। ये किताब मैंने लिखा है मुख्य रूप से वाद्य वृंद पे। वाद्य वृंद है जी। ऑर्केस्ट्रा, इंडियन ऑर्केस्ट्रा। जब हम लोग जी। एक साथ समूह में कई लोग गाते हैं, बजाते हैं हम्म। इंस्ट्रूमेंट, हम्म। तो बोलते हैं वाद्य वृंद। तो ये जी। किताब, ये जो पुस्तकें मैं अभी अपने पास रखा हूँ ताकि मैं जी। आपको दिखा हाँ सकूं। ये हाँ, जरूर। उल्टे आ रहे हैं, अक्षर उल्टे आ रहे ये हैं क्या? उल्टी दिखाई पड़ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये हाँ। तो ये दो किताबें हैं। जी। एक है हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी संगीत में वाद्य वृंद का परंपरागत स्वरूप, और दूसरी किताब है हाँ। भारतीय वाद्य वृंद के तत्व, एलिमेंट्स, प्रमुख जी। रचनाकार, कंपोजर एवं उनकी रचनाएं, उनके कंपोजिशंस। जी। माने कि जी। वाद्यवृंद के ऑर्केस्ट्रा के जो एलिमेंट्स है उनके कंपोजर और कंपोजिशंस है। और पहली किताब है द स्ट्रक्चर ऑफ वाद्यवृंद इन नॉर्थ इंडियन म्यूजिक। तो जी। ये जो दोनों किताबें हैं, ये भी प्रयोग और सिद्धांत पर आधारित है। एक में प्रयोग की चर्चा की गई है, एक में सिद्धांतों की चर्चा की गई है। जी। एक में इतिहास की चर्चा की गई है कि हिंदुस्तानी हम्म। संगीत माने कि नॉर्थ इंडियन म्यूजिक में अपने वाद्यवृंद की जो इतिहास है, वाद्यवृंद का इतिहास है, वो कब से है। नॉर्मली लोगों का ऐसा मानना है कि ऑर्केस्ट्रा विदेशी चीज है, हम्म। जो विदेश से भारत में आया है। लेकिन ऐसा जी। बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ वेदों में, पुराणों में, नाट्यशास्त्र में हम्म। और न जाने कितने ही प्राचीन ग्रंथों में सामूहिक वादन की चर्चा हुई है। जी।
और जी। हमारे यहाँ सबसे पहले वादन समूह में ही होता था। जब हम लोग लड़ाई में जाते थे, जब मार्चिंग होती थी, उस समय एक साथ समूह का बजना। जी। अब आप ये भी कर सकते हैं कि वो एक साथ कुछ भी बजाते होंगे, आप उसको ऑर्केस्ट्रा कह रहे हैं, तो ये नहीं, कुछ नहीं। भी नहीं हो सकता। नहीं नहीं, हाँ, मैं कुछ भी एक नहीं। बात बता रहा हूँ। हाँ। ये मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ उत्तर देने के लिए। जब आप समूह में नहीं, ठीक है। जब आप समूह में वादन करेंगे, तो हम्म। निश्चित रूप से उसका कोई ना कोई रिदम होगा एक साथ। हम्म। जी। तो जब एक साथ उसको अगर लोग बजाएंगे, तो खुद ब खुद वो किसी न किसी रिदम में, किसी न किसी छंद में, किसी न किसी जी। पैटर्न में वो बनता चला जाएगा। और जहां छंद हम्म। पैटर्न की बात हो गई, वो खुद ब खुद एक हम्म। कंपोजिशन का रूप ले लेगा। और जहां कंपोजिशन की बात होगी, वो ऑर्केस्ट्रा का रूप खुद ब खुद ले लेगा। हम्म। हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा, इतने वर्षों में, हजारों वर्षों में अपने यहाँ, मतलब कि इन 500-600 साल में, जब से अपने यहाँ पे वादन की सोलो व्यवस्था शुरू हुई, हम्म। तब से लेकर आज तक हम लोग सोलो वादन पे जितना रिसर्च कर रहे हैं, विदेशों में उतने ही समय में समूह वादन पे ऑर्केस्ट्रा। रिसर्च हुआ है। हाँ, सिम्फनी बैंड। और हाँ हाँ, और उन्होंने अपने समूह वादन में बिना परकशन इंस्ट्रूमेंट के भी आपको लयात्मक अ, अनुभूति कराने के लिए वैसे कंपोजिशंस बनाए हैं। देखिए, वास्तव में जी। होता क्या है कि जो लोग हम्म। नहीं जान पाते हैं, या जो लोग नहीं बस समझते हैं इस बात को, वो ये जानते हैं, बड़ा मुख्य विषय है ये, कि हम्म। तार वाले वाद्य जो है वो स्वर के हैं, और जो परकशन है वो लय के हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी। ये बात है कि तार वाले वाद्यों पे स्वर की प्रमुखता है, और चमड़े वाले वाद्यों पे लय की प्रमुखता है। लेकिन दोनों ही वाद्यों में स्वर और लय दोनों है। दोनों। अगर मैं बजा रहा हूँ, अब इसमें लय भी है, और रिदम। इसमें स्वर भी है। मतलब कि हाँ। एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को, या एक जो स्वर वाले कलाकार हैं, हम्म। उनको स्वर के साथ भी ध्यान रखना है। जो सितार बजा रहे हैं, मैं सितार की बात कर रहा हूँ फिलहाल अभी, कि हमको अपने हम्म। ट्यूनिंग पे भी ध्यान देना है, हमको हम्म। स्वरों पे ध्यान देना है, हमको रागों पे ध्यान देना है, हमको संगीत की स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है कि वो राग से बाहर ना हो जाए, हमको हम्म। तालों पे ध्यान देना है, हम्म। हम लोगों को छंदों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा विषय है। ऐसा नहीं कि स्वर वाले जो इंस्ट्रूमेंट है वो केवल स्वर बजाते हैं, वो हम्म। पूरी तरह से लय बजाते हैं। हम्म। बल्कि हम लोगों के लिए और कठिन काम हो जाता है कि हम लोग सेम चीजों को स्वरों और रागों में बांधते हैं, कंपोजिशन से बांधते हैं। अब देखिए, वो मैंने जब वो कविता तबले की थी में, तो मैंने वो महसूस किया है। आपके साथ जब कविता की थी तो उसमें दोनों बिल्कुल चीज बिल्कुल हमें मिली थी। बिल्कुल जो जो बिल्कुल बात बिल्कुल। हम्म। अब देखिए, जैसे कि तबले में है, तबले पे हम्म। एक ही जगह पे हम अगर बजा रहे हैं, तबला जी। बहुत कठिन विषय है, मैं सिर्फ अपनी बातों हम्म। को रख रहा हूँ। तबले में हाँ, हाँ। एक ही जगह पे हम तबले में एक ही जगह अगर हम बजा रहे हैं, दरा दरा हाँ। तना ना 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 ना, अगर अब आपके हाथ में सितार है, आप उसको हम्म। कई प्रकार से बजा सकते हैं। सा 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 हम्म। सा 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 सा, या सारे रे सा सा सारे रे सा सा, या सा गा गा सा 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 गा 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 सा, सारे गा मा म सारे गा मा म, या राग के अनुसार जो भी स्वर लगे, तो हम्म। आपके लिए और कठिन और ब्रॉड हो जाता है वो क्षेत्र। जी। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि विदेशी संगीत में बिना परकशन इंस्ट्रूमेंट के उन्होंने जी। ऐसा कंपोजिशन बनाते हैं कि आपको ऐसा अनुभव होगा कि परकशन इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, वायलिन से, हम्म। वायला से, चेलो से, हम्म। और सैक्सोफोन से। वो ऐसे ऐसे पीसेस बनाते हैं, ऐसे ऐसे काउंटर हम्म। पॉइंट्स बनाते हैं, और ऐसे ऐसे हम्म। हारमोनी को बनाते हैं कि आपको पूरा अनुभव होगा कि लय की कोई चीज चल रही है। जी। खैर, लय लय चल रहा है, आपको ऐसा लगेगा कि परकशन बज रहा है।
ऑर्केस्ट्रा। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो विदेशी संगीत की है, विदेशी संगीत के में ऑर्केस्ट्रा की है। उस विशेषता से भारतीय संगीत के रूल को विद्यमान रख करके हम लोग कैसे हम्म। ऑर्केस्ट्रा बना सकते हैं, ये मेरे किताब की मुख्य विषय है। अरे इसको ये तो मैंने बहुत। इसको मैंने विदेशी संगीत का अध्ययन किया कि वहां पे काउंटर पॉइंट्स कैसे बनते हैं, वहां पे हम्म। कैनन कैनन काउंटर पॉइंट एक होता है कि दो दो फ्रेजेस, स्वरों के या रागों के फ्रेजेस एक साथ बजते हैं उल्टे। अगर इधर हम्म। सरे ड ड ड ड ड ड, तो उधर ट ड ड ड ड ड ड एक साथ चलेगा। और दोनों, इसको बोला जाता है मिरर कैनन, मिरर कैनन। हम्म। तो इस प्रकार के चीजों का मैंने बड़ा अध्ययन किया पाश्चात्य संगीत के वहाँ। और हम्म। चूंकि मुझे जर्मनी जाने का कई बार मौका लगा, मैंने वहाँ के कलाकारों से हम्म। बात किया, वहाँ के म्यूजिशियन से बात किया, वहाँ के टीचर से हम्म। बात किया, वहाँ के जो ऑर्केस्ट्रा कंपोजर और कंडक्टर है उनसे बात किया और उनसे कुछ हम्म। बातों को जानने का प्रयास किया। वो उनकी जो विशेषताएं हैं, उन हम्म। विशेषताओं से, क्योंकि ये उनका भी एक 500-600 साल का रिसर्च है, उन विशेषताओं जी। से हमारे भारतीय संगीत में रागत्व को बरकरार रखते हुए हम्म। इसको कैसे किया जाए, ये पंडित रविशंकर जी ने आजीवन इस विषय को अपनाया और इस पर बहुत काम किया उन्होंने। आज हम लोग जो कर रहे हैं शायद कुछ भी नहीं है जो पंडित रविशंकर जी ने और बड़े बड़े लोगों ने किया है इस पर काम। लेकिन मैंने अपने आशीर्वाद, गुरु लोगों के आशीर्वाद से और अपनी बौद्धिक क्षमता जितना भी है, जितना भी मैं कर सकता हूँ, मैंने लोगों से अपने स्तर में बात किया, अब उनकी म्यूजिक को समझा और भारतीय संगीत के रागों को बरकरार रखते हुए, राग नियम को, रागों के अपने नियम होते हैं, अगर उसको तोड़ दिया जाए तो वो भारतीय संगीत नहीं रह जाएगा। उसको बरकरार रखते हुए और विदेशी संगीत के सिद्धांतों को, ऑर्केस्ट्रा के सिद्धांतों को कैसे जोड़ा जाए, ये आपको मिलेगी मेरे इस किताब में। भारतीय अभी क्या उल्टा आ रहा है, भारतीय वाद्य वृंद के एलिमेंट। और इसके बाद, एलिमेंट्स। और इसमें मैंने मैहर बैंड के बहुत रेयर कंपोजिशंस जो हो सकते हैं वो मैंने हम्म। इस किताब में दी है। हम्म। और रेडियो संगीत के में जो वाद्य वृंदा थे उसमें अनिल विश्वास के, पन्नालाल घोष जी के बहुत जी। रेयर और ऑर्केस्ट्रा स्पीसेस को सुन करके उसको लिखा है, मैंने नोटेशन बनाया है। अगर आपके पास कोई गाना हो तो उसको आप सुन के लिख सकते हैं, लेकिन आपके पास जब ऑर्केस्ट्रा हो जहाँ पे 10-15 इंस्ट्रूमेंट हो, हर इंस्ट्रूमेंट को अलग अलग सुन करके एक ही रिकॉर्डिंग में, एक ही हम्म। रिकॉर्डिंग में 10-15 इंस्ट्रूमेंट बज रहे हो और आपको सारे इंस्ट्रूमेंट से स्वर निकालने हो और उसको लिखने हो, तो बड़ा जटिल काम हो जाता है। लेकिन बिल्कुल। ईश्वर की कृपा से, गुरु की कृपा से हो गया। हम्म। और यही है मेरी दोनों पुस्तकों की विशेषताएं। अरे और इन क्या बात है। पुस्तकों से आपको जो भी संगीत का सेवा हो पाए, गुरु नहीं कृपा। नहीं, आपको इन दोनों पुस्तकों के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, आपने पुस्तक लिखी है, ये लोगों को जरूर काम आएगी अपने रिसर्च में, थैंक यू। अपने काम को आगे बढ़ाने में, है ना। ये पुस्तक जो है अमेज़न पे जल्दी आएगी। अभी अभी किसी ने पूछा है कि ये बुक कहाँ हाँ से कि मिल पाएगी। कहाँ से मिल सकती है। हम्म। हाँ, तो तो ऐसा। फिलहाल अगर लेना हो तो मैं ये पोस्ट कर सकता हूँ। और ये कनिष्क पब्लिकेशन से है, आप कनिष्क पब्लिकेशन से भी ले सकते हैं, लेकिन वो प्रिंटेड मूल्य पे देगा और मेरे पास से लेंगे तो निश्चित रूप से कम में मिलेगा। और अगर अमेज़न से लेंगे तो अमेज़न से और अधिक रेट शायद मिल सकता है। हम्म। अच्छा, मैं मतलब खत्म करने से पहले एक बात पूछना चाहूंगा, और चाह कि आप हर आर्टिस्ट कहीं ना कहीं से इंस्पायर होता है। आप किस इंसान से या किन से बहुत इंस्पायर हुए? आपके इंस्पिरेशन का स्रोत क्या रहा है? मैं कौन रहा सबसे है, पहले क्या रहा है? मैं सबसे पहले अपने मामा जी से मैं बहुत प्रेरित हुआ हूँ। जी जी। मेरे मामा जी ने मेरे अंदर रियाज की ऐसी प्रवृत्ति डाल दी। मैं आपको मामा जी हम्म। के बारे में थोड़ा बताऊं, बहुत ही संक्षेप में। जिस समय फेसबुक या ऑनलाइन ऐसा बहुत प्रचार माध्यम नहीं था अब तो खुद को बता पाने का या समझा पाने का, उस समय उन्होंने
102 घंटे लगातार तबला वादन किया था। वाह वाह। और वो किसी किसी पेपर में आया था, वो कटिंग आज भी हम लोगों के पास में है। हम्म तो 102 घंटा बजाने के लिए उन्होंने पहले कई वर्षों तक लगातार हम्म 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, एक दिन ऐसे करके फिर रियाज को बढ़ाया। तो मेरा 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 जो मेरी जो पहली प्रेरणा है वो मेरे मामा जी हैं। जी जी जी। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा रियाज के विषय में। और उनसे मैंने ये भी सीखा कि आप जैसे जैसे बढ़ें, आपको विनम्र होना चाहिए। जी जरूर, एक तो आर्टिस्ट की तो शोभा वही विनम्रता। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मेरे पास गुरुओं के आशीर्वाद से कुछ है, उसका हम्म लाभ अगर किसी को मिल पाए। हम्म मेरे गुरुजी डॉक्टर संजय कुमार वर्मा जी, वो भी मेरे बहुत प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उनका ये जी कहना है, अगर जी। आपके पास कुछ है और आप किसी को दे हम्म रहे हैं, और अगर वो बजा पा रहा है, तब जाकर आप ये सोचिए कि आपके हाथ में ये बात थी। सही देखिए कितनी बड़ी बात है। आप किसी सही। को सिखाइए, अगर वो बजा पाया, तब आप समझिए कि आपके पास ये था। आपके पास अगर 10 रुपए है, आप किसी को दे रहे हैं, हम्म उसके पास 10 रुपया मिल गया, तो आपको ये मानना चाहिए कि आपके पास 10 रुपए थे। जी, और अगर हम, सही है। ये कलाएं कलाएं ऐसी होती हैं जो जो बांटने पर और बढ़ती हैं। इसका बहुत जी राइट। व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। हाँ, जी और ये जरूर बांटने वाली विधा है, इसको बांटते रहना चाहिए। और मेरे मामा जी और गुरु जी लोग मेरी प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और पंडित रविशंकर जी, उनसे मैंने बहुत ये तो बहुत बहुत ये कुछ तो लिया है, बहुत कुछ सीखा है। ये तो बहुतों के प्रेरणा स्रोत हैं, जी 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 रहेंगे जी हमेशा। अच्छा, जी 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 बिल्कुल। जाते जाते खत्म करने से पहले हम चाहेंगे कि आप अपनी फेवरेट फेवरेट राग हमें सुना दे जो आपको बहुत पसंद है ना। उसके जरूर बाद जरूर। हम, कितना कितना समय है अपने पास? नहीं नहीं, आप खैर अभी अपनी तो सिर्फ हम ही। अपनी आप पूरा टाइम ले सकते हैं, आप कुछ बोलना चाहते हैं बिल्कुल बोले। नहीं नहीं, मैं सितार ले लूं। हाँ सितार लीजिए। एक राग है, बड़ा ही चर्चित राग है, राग जी चारुकेशी। जी और क्योंकि इतने देर से हम लोग पंडित जी की चर्चा कर रहे थे, पंडित रविशंकर जी की, तो ये राग लगा कि हम्म, बजाना चाहिए था। बोलिए।
मौसम के कारण बड़ा इसमें अंतर पड़ जाता है। बस 2 मिनट और। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप टाइम लीजिए। क्योंकि सांस जब तक मिला नहीं जाएगा ना तो फिर कुछ भी हाँ बजे आनंद नहीं वो आएगा। जी जी। ये राग चारुकेशी थोड़ा था, क्या आलाप बात और है श्याम जी, थोड़ा था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इच्छा तो अभी आप कुछ और है, बताना लेकिन चाहेंगे? हाँ, क्योंकि टाइम लेकिन अब बीत। समय भी हो रहा है। हम लोग फिर से ये बैठेंगे, हाँ जरूर बिल्कुल बैठेंगे। बिल्कुल और बहुत बिल्कुल। बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, क्योंकि नहीं नहीं, मुझे बहुत आप अच्छा लगा हमेशा आप आए। आप हमेशा कला के ओर विमुख हैं, आप हमेशा कला को देखते रहते हैं।
और आप कला के लिए ही काम कर रहे हैं। ऐसे विकट परिस्थिति में भी आप इस विषय का आपने बीड़ा उठाया है कि आप कुछ न कुछ क्रिएटिव करेंगे। आप कभी थिएटर बनाते हैं, कभी कविताओं को लिखते हैं, कभी कविताओं का पाठ करते हैं, आज और आज कभी आपका कला। दिन है। आज हम मेरा कोई दिन नहीं, आज आपका दिन है। आपने हम सबको अच्छे से सितार सुनाया, उनसे परिचय करवाया, नॉलेज दी। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। बहुत बहुत मजा बहुत आया। बहुत धन्यवाद गुड बहुत भाई। मजा आया आपके और साथ। हमारे जो श्रोता है उनको भी नमस्कार, धन्यवाद। हाँ, फिर मिलते हैं किसी समय। जी जी ठीक है, शुभ जी। रात्रि। गुड नाइट। थैंक यू गोविंद भाई। गुड नाइट।